साइमा और नाइला एक कॉफी शॉप में बैठे हुए काफी देर से बातें कर रही थी। ये सर्दियों के दिन थे। ऐसे में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। घड़ी शाम के 5 बजा रही थी और उधर साइमा भी टिकटिकी बांधे घड़ी की जानिब देख रही थी। यार नाइला, मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो मेरी मम्मी नाराज हो जाएंगी। साइमा ने नाइला की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मगर नाइला पर तो उसकी बातों का जैसे कोई असर ही ना हुआ था। अरे यार, हद होती है। जब से आई हो बार बार घड़ी की जानिब देखे जा रही हो। कोई देर नहीं हुई। कुछ देर मजीद बैठो, कुछ बातें करते हैं, फिर चली जाना। नाइला ने साइमा को रोकने की कोशिश की और साइमा थोड़ा परेशान होते हुए दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि ये दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। वो हमेशा अपने दिल की बात एक दूसरे से जरूर शेयर किया करती थी और अक्सर औकात घर से बाहर घूमने के लिए भी साथ ही निकल जाया करती थी। यार नाइला, समझा करो, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं है। वो बहुत सख्त है। अगर मुझे देर हो गई तो वो बहुत नाराज होगी। साइमा ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे यार साइमा, एक तो तुम्हारी मम्मी की बातें भी मेरी समझ में नहीं आती। हर बात पर नाराज हो जाती हैं। खामोश होकर बैठ जाओ। अरे अरे, खबरदार, जो मेरी मम्मा के बारे में एक लफ्ज भी बोला। साइमा ने फौरन ही तेवरी चढ़ाते हुए कहा, अच्छा भाई ठीक है, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट मेरी बात तो सुन जाओ। बको मत। जो भी कहना है जल्दी कहो। अरे अच्छा ना, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपनी दादी के बारे में बताया था? नाइला ने सवालिया नजरों से साइमा की जानिब देखते हुए कहा, हाँ हाँ, याद है। वो उन दिनों बहुत बीमार थी। अब भला कैसी तबीयत है उनकी? साइमा ने अचानक चौंकते हुए नाइला की तरफ देखा। बस यार, क्या बताऊं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था। यार, बहुत अफसोस हुआ सुन के। साइमा ने नाइला से हमदर्दी जताते हुए कहा। मगर साइमा की ये बात सुनकर नाइला मुस्कुराने लगी। अरे यार, अफसोस किस बात का? मुझे तो बहुत खुशी है कि चलो उनसे जान तो छूटी। साइमा को शायद नाइला से ये उम्मीद ना थी। अरे कितने अफसोस की बात है यार नाइला। जो भी था आखिर वो तुम्हारी दादी थी। ओ, जरा इसे तो देखो। दादी मेरी थी और रोना तुम्हें आ रहा है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कोई अफसुर्दा खबर सुनाने के लिए नहीं रोका। बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं तुझे बताने वाली हूँ। मेरी दादी जिस बंगले में रहती हैं, मेरा मतलब है रहती थी, वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। जब तक वो जिंदा रही हमें वो ना मिल सका। जाहिर है उनकी मलकियत में जो था। मेरी मम्मी तो उनसे इतनी तंग आ गई थी कि अलग घर लेकर रहने पर मजबूर थी। मगर सच तो ये है कि हम लोग हमेशा से यही चाहते थे कि वो घर हमें मिल जाए। लेकिन दादी के जिंदा होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो वो बंगला खुद ब खुद ही हमारे हिस्से में आ गया है। मजे की बात तो ये है कि अब बहुत जल्द हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं तो तुम्हें बस यही सरप्राइज देना चाह रही थी कि नए घर की खुशी में मैं वहां पार्टी दूंगी और शानदार किस्म का माहौल होगा। अब की बार तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हें हर सूरत में वहां आना होगा। इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। नाइला ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, अरे जरा इसे तो देखो। अपनी दादी की डेथ पर पार्टी रख रही है। उफ मेरे खुदा, क्या जमाना आ गया है। मैं तो तुम्हारी इस पार्टी में शामिल नहीं होगी। और ये तो सोचो भी मत कि मैं वहां रुकूंगी। मैं किसी सूरत भी तुम्हारे उस भूत बंगले में नहीं रहूंगी। साइमा ने फौरन ही दांत भींचते हुए नाइला की जानिब देखा। क्या कहा? भूत बंगला? तुम्हारी इतनी जुरत? तुमने उस महल जैसे आलीशान घर को भूत बंगला कहा? नाइला एकदम से गुस्से में तिल मिला उठी, जबकि साइमा कहकहे लगाने लगी। अरे भाई, जाहिर सी बात है, जब इतने अच्छे खासे बंगले में तुम्हारी जैसी चुड़ैल राज करेगी तो वो भूत बंगला ही कहलाएगा ना।
इतना कहकर साइमा और नायला दोनों जोर जोर से कह के लगाने लगी। अच्छा चलो ठीक है यार, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी, अगर वो मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरने की इजाजत दे दे तो मैं जरूर शामिल हो जाऊंगी। साइमा ने नायला को गुड बाय कहा और अपने घर के लिए चली गई। तकरीबन 2 दिन बाद नायला का फोन आया, ये बताने के लिए कि उसने वो पार्टी के तमाम इंतजामात आखिरकार मुकम्मल कर लिए हैं और कल रात पार्टी है। साइमा ने झट से अपनी मम्मी से इजाजत मांगी। पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन फिर ये सोचकर कि नायला अच्छी लड़की है, उन्होंने भी हामी भर ली। साइमा ने फौरन ही नायला का नंबर डायल किया और उसे ये खुशखबरी सुना दी। अगले रोज दोपहर के खाने के बाद नायला ने साइमा को घर से ही पिक कर लिया, क्योंकि वो बंगला शहर की आबादी से काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो लग ही जाने थे। पूरे रास्ते दोनों ने बड़ी खुशगपियां लगाईं और बहुत इंजॉय किया। तकरीबन 2 घंटे के बाद आखिरकार वो दोनों इस बंगले नुमा महल में पहुंच ही गई। लेकिन न जाने क्यों कुछ देर के लिए साइमा को ये बंगला वाकई किसी भूत बंगले की तरह मालूम हुआ। वो इस बंगले के दरो दीवार को देखने में इतनी महव थी कि उसे अपने बैग में बजता हुआ मोबाइल सुनाई ना दिया। वो किसी बच्चे की तरह बड़े इश्तियाक से अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और साथ वाले लॉन में टहलने लगी। साइमा को अपने बंगले की खूबसूरती में यूं खोता हुआ देखकर नायला दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। उसने गाड़ी से अपना और नायला का बैग निकाला और साइमा के बाजू से पकड़ते हुए उसे बंगले के अंदर ले आई। यार साइमा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। वैसे भी अभी मेहमानों को इकट्ठा होने में काफी देर है, चलो तब तक तुम मेरी अम्मी से ही मिल लो। इतना कहकर नायला अपनी मम्मी को बुलाने चली गई और साइमा वहीं नायला के कमरे में ही बैठ गई। वो बड़ी शाइक निगाहों से नायला के कमरे का जायजा ले रही थी। पूरे कमरे में जगह जगह फिल्मी स्टार्स की तस्वीरें आवेजा थी। वो चाहकर भी अपनी नजरें इस आलीशान बंगले से हटा ना पा रही थी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि नायला की अम्मी जुबैदा बीबी कमरे में दाखिल हुई। यार बड़े मॉडर्न लोग थे वो। उन्होंने भी अपनी बेटी नायला की तरह खूब सज धज कर फैशन किया हुआ था। अरे साइमा बेटा, कैसी हो तुम? आज हमारे घर में तुम हमारी पहली मेहमान हो। मत पूछो कि मुझे कितनी खुशी हुई है तुम्हारे यहाँ आने से। साइमा पर पहली नजर पड़ते ही जुबैदा बीबी किसी चिड़िया की तरह चहचहाई। उनके लहजे से खुशी खिला की झलक रही थी, जिसे महसूस करके साइमा को भी बहुत खुशी हुई। ओ ओ थैंक यू सो मच आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। साइमा ने फौरन ही अदब से अपना सर झुकाते हुए कहा। जीती रहो बेटी। अच्छा नाइला, तुम ऐसा करो कि साइमा को इसका कमरा दिखा दो, मैं जरा अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। नाइला ने जल्दी से साइमा का बैग उठाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उसे लेकर मुख्तलिफ कमरों से होते हुए आखिरकार उसे अपने कमरे तक ले आई, जहां पर उसने नाइला के रहने का इंतजाम किया था। यार नाइला, ये क्या, मुझे इतनी दूर कमरा क्यों दिया है? साइमा ने फौरन ही नाइला से शिकवा किया। सॉरी साइमा, लेकिन जो कमरे मेरे रूम के पास है वो अभी सेट नहीं किए गए, इसलिए तुम्हें यहाँ ही ठहराना पड़ा। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे रूम के साथ रूम क्यों लेना चाह रही हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नाइला फौरन से कहका लगाकर हंस पड़ी। चलो अब तुम आराम से बैठो, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। साइमा ने अपना बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गई। ये कमरा निहायत ही शानदार था। वो सोचने लगी कि इस घर में नाइला की दादी कितने मजे से रहती होंगी। लेकिन फिर फौरन से उसे ये ख्याल आ गया कि वो बेचारी तो अब बीमार थी, आखिर इतने बड़े घर में वो अकेले कैसे रहती होंगी। अचानक ही साइमा की नजर सामने मेज पर रखी हुई डायरी पर जा पड़ी। वो ब्लैक कलर की एक लेदर की डायरी थी। साइमा ने फौरन ही बेख्तियार होते हुए उस डायरी को उठा लिया और उसके सफ़ात उलट पलट कर देखने लगी। मगर ये क्या, वो ये डायरी देखकर बुरी तरह से बौखला गई थी। उसने जल्दी से वो डायरी वापस ही मेज पर रख दी। ओ आई एम सॉरी,
मुझे इस तरह से आपकी चीजें नहीं छेड़नी चाहिए थी। शायद साइमा को जुबैदा बीबी के आने की खबर ना हुई थी। मेज पर डायरी रखने के बाद साइमा जैसे ही पीछे की जाने पलटी तो जुबैदा बीबी ठीक उसके सामने खड़ी हुई थी। ओ नहीं नहीं माय चाइल्ड, इट्स ओके। तुम्हारा जहां दिल चाहे आओ जाओ, चाहे जो भी करो। हमने नायला की दादी के बाद इस घर में अभी तक शिफ्टिंग मुकम्मल नहीं की, इसलिए यहाँ चीजें बिखरी पड़ी हैं। साइमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जुबैदा आंटी ने उसे पूरे घर की एक्सेस दे दी थी। अब वो जहां भी चाहे अच्छी तरह से घूम फिर सकती थी। खैर शाम होने को आई थी और उधर नायला की तमाम सहेलियां भी आ गईं। खूब हल्ला गुल्ला शुरू हो गया और रात देर गए तक पार्टी चलती रही। लेकिन साइमा थी कि इस कमरे के कोने में चुपचाप बैठी हुई काफी के सिप ले रही थी। वो अपने दिल ही दिल में नायला की किस्मत पर रश्क कर रही थी। अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और लाइट चली गई। अंधेरा होते ही वो तमाम लड़कियां डर गईं और अब पार्टी में लाइट के चले जाने की वजह से पूरे कमरे में लड़कियों की चीखें सुनाई दे रही थी। जबकि उनकी चीखों की आवाज सुनकर साइमा भी दहल गई। इसी दौरान उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा तो वो बुरी तरह से उछल पड़ी। अरे यार नायला, ये क्या बदतमीजी है। प्लीज डराना बंद करो। मुझे पता है कि तुमने ही लाइट बंद की है। अरे नहीं नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर ये लाइट किसने बंद की और मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा? यार मुझे क्या पता, लाइट तो खुद ही चली गई है। बस मैं तो अभी थोड़ी देर ही हुई है कि तुम्हारे पास आकर बैठी हूँ। अभी नायला और साइमा की यही बहस जारी थी कि लाइट दोबारा वापस आ गई। ओह शुक्र है कि लाइट आ गई। साइमा और नायला दोनों ने सुख का सांस लिया। अचानक ही साइमा की नजर सामने से गुजरते हुए एक साए पर जा पड़ी। इस जगह तो कोई नहीं था, लेकिन बस एक साया सा था। इस साए को देखकर साइमा को एक झुरझुरी सी आ गई और वो अपनी पलकें बार बार झपक कर उस साए की तरफ देखने लगी। उसके सामने बज़ाहिर तो कोई मौजूद ना था, लेकिन ये भी हो सकता है कि साथ वाले कमरे से कोई गुजरा हो। खैर ये सोचते हुए उसने अपने दिल को तसल्ली दी और फिर से पार्टी में मशगूल हो गई। रात बड़ी देर तक पार्टी चलती रही और हल्ला गुल्ला होता रहा। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो नायला को एक और शरारत सूझी। अरे यार साइमा, चलो एक गेम खेलते हैं। मेरा मतलब किसी भटकी हुई रूह को बुलाते हैं। नायला के मुंह से ये बात सुनते ही वहां मौजूद सब लड़कियों की चीख निकल गई। लेकिन बाज तो उनमें इतनी खुश थी कि जोर जोर से तालियां बजाने लगी। खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत लेकर वो तमाम लड़कियां अब नायला की तरफ मुतवज्जा थी। नायला ने फौरन ही सामने पड़ी हुई मेज से तमाम चीजें हटा दी और वहां पर एक कागज बिछा दिया। फिर वो वहां मौजूद तमाम लड़कियों को तफसील से आगाह करने लगी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम में से एक लड़की मेरे पास आ जाए। इतना कहकर नायला उन सब लड़कियों की जानिब देखने लगी जैसे किसी लड़की का इंतखाब कर रही हो। अरे हाँ कंवल, तुम इधर आ जाओ। नायला की बात सुनते ही सफेद लिबास में बलबूस एक लड़की अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नायला की जानिब बढ़ी। नायला ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज और एक पेंसिल कंवल की जानिब बढ़ा दी, जिस पर पहले से ही चंद आड़ी टेढ़ी लकीरें मौजूद थीं, और उसे पेंसिल की नोक पर खड़ा कर दिया। मैं जो कुछ कहूंगी तुम सब लड़कियों ने भी वही दोहराना है। कमरे के आसपास में अगर कोई भटकी हुई रूह रहती है तो वो हमारे सामने हाजिर हो। ए रूह, हम तुझसे मुखातिब है। ए भटकी हुई रूह, हमारे सवाल का जवाब दो और अपनी मौजूदगी साबित करो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए नई जिंदगी लाए हैं। अपना नाम बताओ। जैसे जैसे नायला उस रूह को मुखातिब कर रही थी, वैसे ही तमाम बाकी लड़कियां भी यही जुमले अपने मुंह से अदा कर रही थी। पूरे माहौल पे एकदम से सन्नाटा सा छा गया। वो सब तजस्सुस भरी निगाहों से उस पेंसिल पर टिके हुए कागज की जानिब देख रही थी। फिर अगले ही लम्हे वो हुआ कि जिसकी उन सबको तवक्को न थी। उस लड़की के हाथ से पेंसिल और कागज नीचे गिर गया
और वो पेंसिल खुद ब खुद ही उस कागज पर कुछ लिखने लगी। इससे पहले कि वो लड़कियां कुछ समझ पाती, अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। नायला ने डरते डरते मोमबत्ती जलाई और आहिस्ता आहिस्ता उस कागज की जानिब बढ़ने लगी। शायद उस पेंसिल ने कागज पर किसी का नाम लिखा था और वो नाम हुम्मा। नायला बुरी तरह से डर गई, जबकि साइमा पर अचानक से कपकपी तारी हो गई। उस पेंसिल ने खुद से ही कागज पर हुमा का नाम लिख दिया था। ये सब कैसे हो गया? नायला और साइमा हैरान होकर एक दूसरे की जानिब देखने लगी। इतनी सख्त सर्दी में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, जबकि कंवल तो किसी बुत की तरह अपनी ही जगह पर साकत हो गई थी। मम मम मैंने कुछ नहीं किया। कंवल ने हकलाते हुए साइमा और नायला की जानिब देखा। जब कागज मेरे हाथ से गिरा तो ये पेंसिल खुद ब खुद ही उस पर कुछ लिखने लग गई। अरे नहीं कंवल, झूठ मत बोलो। जब मैंने तुम्हें कागज और पेंसिल थमाया तो तुमने उसी वक्त चुपके से ही नाम लिख दिया होगा। नायला ने फौरन ही घबराते हुए कंवल की जानिब देखा। अरे नहीं यार, हर चीज की एक हद होती है। एक तो मैंने तुम्हारे कहने पर इस गेम में हिस्सा लिया और अब तुम मुझे ही इल्जाम दे रही हो। वो एकदम से नायला पर भड़क उठी, जबकि वहां पे मौजूद बाकी लड़कियां इस बात पर हैरान थी कि आखिर ये कंवल को हो क्या गया है। सबका यही ख्याल था कि कंवल ने चुपके से किसी लड़की का नाम कागज पे लिखकर उसे नीचे जमीन पर डाल दिया है और हम सबको डराने की कोशिश कर रही है। जबकि कंवल हैरान और परेशान होकर उन सारी लड़कियों की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी बात पर कोई भी यकीन न कर रहा था। देखो नायला, ये तुम्हारी ही जिद थी कि किसी रूह को बुलाया जाए, लेकिन अब जब रूह मौजूद हुई तो तुम्हारे छक्के छूट गए हैं और अब तुम अपनी गलती का सारा बोझ मुझ पर डाल रही हो। थोड़ी ही देर में नायला और कंवल के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई। दोनों में खूब बहस और मुबाहिसा हुआ, यहाँ तक कि बाकी लड़कियों ने बीच में पड़ के उन दोनों को अलग किया। जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बहुत आलीशान किस्म की पार्टी हो रही थी, अब वही देखते ही देखते इतनी बदमज़गी पैदा हो गई कि तमाम लड़कियां अपने घरों को चली गई। जबकि साइमा को भी नायला के इस रवैये पर बड़ी हैरत हुई। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्या बात है, वो अचानक इतनी अपसेट क्यों हो गई है, मगर वो इसी ख्याल से चुप रही कि अगर वो नायला को कुछ कहती है तो शायद वो उससे भी नाराज ना हो जाए। थोड़ी ही देर में पूरा बंगला खाली हो गया और साइमा अपना मुंह लटकाए हुए अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गई। वो अभी अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कमरे के बाहर कोई टहल रहा हो। पहले तो ये बात साइमा को अपना वहम लगी, लेकिन जब ये आहट काफी देर तक महसूस होती रही तो आखिरकार साइमा अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आ गई। उसके कानों ने जो आहट सुनी थी वो उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। साइमा को बंगले के लॉन में एक लड़की टहलती हुई नजर आई, जो कि लगभग साइमा की ही उम्र की थी। साइमा पर पहली नजर पड़ते ही वो लड़की दूर से मुस्कुराई और टहलती हुई साइमा की जानिब बढ़ने लगी। साइमा के नजदीक आकर वो उसे ऐसे घूरने लगी कि जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, जबकि साइमा इस बात पर हैरान थी कि आखिर ये लड़की कौन है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी तो कब की खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में तुम्हें तो अब तक अपने घर चले जाना चाहिए था। साइमा के इस सवाल पर वो लड़की एक लम्हे को मुस्कुराई। मेरा नाम हुमा है और मैं यहाँ काम करती हूँ। उसका लहजा इतना मुअद्दिबाना था कि साइमा भी मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। ओह अच्छा, इसका मतलब कि तुम यहाँ काम करती हो। शायद साइमा को अब भी उसकी बातों पर यकीन ना आ रहा था, क्योंकि जिस वक्त वो बंगले में दाखिल हुई थी तो उस वक्त घर में नायला और जुबैदा बीबी के अलावा उसने किसी और लड़की को ना देखा था। अच्छा तो हुमा, तुम यहाँ क्या करती हो? साइमा ने उससे कुरेदने की कोशिश की। जी बीबी जी, मैं शुरू से ही इस बंगले की देखभाल करती हूँ। आज पार्टी थी तो मुझे सोने में कुछ देर हो गई। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है हुमा,
तुम अब जाकर आराम करो, वैसे भी बहुत वक्त हो गया है। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, क्यों ना हम दोस्ती कर ले। साइमा को वो लड़की इतनी अच्छी और मासूम लगी कि उसने बेख्तियार होकर हुमा की जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। अरे क्यों नहीं बीबी जी। हुमा ने भी फौरन साइमा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही साइमा का हाथ हुमा के हाथ से टकराया तो उसके पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। साइमा ने फौरन एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पिछले कदमों दरवाजे की जाने बढ़ने लगी। वो हैरान थी कि आखिर एक इंसान का हाथ इतना सर्द कैसे हो सकता है। अच्छा हुमा, मैं चलती हूँ। साइमा ने फौरन ही बहाना बनाया और फिर तेजी से कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। वो चलते हुए अपने बिस्तर की तरफ आई और बेड के कोने पर बैठकर हुमा के बारे में सोचने लगी। आखिर ये लड़की कौन है? नाइला ने तो मुझे पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया। खैर जो भी हो, है तो घरेलू मुलाजमा। काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे सो जाना चाहिए। साइमा अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और बिस्तर पर दराज हो गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर साइमा बुरी तरह से उछल पड़ी। कौन है? यार साइमा, मैं नाइला हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। नाइला की आवाज सुनकर साइमा की जैसे जान में जान आ गई। साइमा जल्दी से उठी और दरवाजे की कुंडी खोल दी। ओ शुक्र है यार, तुम आ गई, मुझे तो अकेले में बहुत डर लग रहा था। साइमा ने नाइला को देखते ही कदरे इत्मीनान का इजहार किया। वैसे यार साइमा, सच पूछो तो मुझे भी डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। खैर ये लो ड्राई फ्रूट्स, कुछ देर गप्पे लगाते हैं और फिर उसके बाद सोने के लिए चले जाएंगे। इतना कहकर नाइला और साइमा दोनों ही साइमा के बिस्तर पर बैठ गई। अरे यार नाइला, मुझे एक बात तो बताओ, आज तुम उस बेचारी कमल पर इतना क्यों बरस पड़ी थी? यार साइमा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी इस बात पर परेशान हूँ कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया था। असल में बात दरअसल कुछ ऐसे है, लेकिन तुम एक वादा करो कि तुम डरोगी नहीं। नाइला ने मैनी खेज निगाहों से साइमा की जानिब देखा। मैं तुम्हें आज वो राज बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। आज से कुछ अर्सा पहले तक हमारे इस घर में एक मुलाजमा हुआ करती थी जिसका नाम हुमा था। ये तब की बात है कि जब मैं और मम्मी इस घर में रहते थे। एक दिन मेरी दादी ने अपने लिए सोने की एक बहुत खूबसूरत अंगूठी खरीदी। मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उसे चुरा लिया, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही दादी को अंगूठी की गुमशुदगी का इल्म हुआ तो उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी। जब मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा और फिर उन्होंने चौकीदार से कहकर वो अंगूठी हुमा के कमरे में छुपा कर रख दी और चौकीदार को अपना मुंह बंद रखने के लिए 1,000 रुपए का इनाम भी दिया। जब दादी ने हुमा के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें वही अंगूठी हुमा के कमरे से बरामद हुई। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हुमा को फौरन ही काम से निकाल दिया। फिर न जाने आहिस्ता आहिस्ता हुमा को हम पर शक होने लगा। वो आए रोज मेरी मम्मी से जबान लड़ाने लगी क्योंकि उसे भी हकीकत का इल्म हो चुका था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब वो मम्मी से जबान लड़ा रही थी, लेकिन मेरी मम्मी ने उसके मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ाकर एक मेज से जा टकराई। मेज का कोना उसके सर से टकराते ही सर से खून का फवारा छूट गया और देखते ही देखते हुमा फर्श पर बेहोश हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद आखिरकार हुमा हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मम्मी को हुमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब शायद मेरी ही गलती थी, जिसे छुपाने की खातिर मम्मी ने ये सब किया। हमने उसके माँ बाप से यही कहा कि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। गुर्बत के मारे हुए वो लोग आखिरकार हमारी बात पर यकीन करने के अलावा और कुछ भी न कर सके। मेरी मम्मी ने उसके वालिदैन को 5,000 रुपए दिए ताकि वो कफन दफन का इंतजाम कर सके। वो बेचारे रोते चीखते चिल्लाते हुए हुमा की लाश को लेकर वहां से चले गए। आज जब पार्टी में हुमा का नाम कंवल ने लिखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई, और शायद यही वजह थी कि मुझे अपने किए हुए गुनाह पर आज शर्मिंदगी हो रही है।
इतना कहकर नायला ने अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साइमा ने फौरन ही नायला के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने लगी। यार नायला, एक हुमा को तो मैं भी जानती हूँ। क्या कहा? तुम हुमा को जानती हो? साइमा के मुंह से हुमा का नाम सुनकर नायला एकदम से चौंक उठी। कौन है वो? नायला ने जल्दी से पूछा। अरे यार, इतने तजस्सुस की बात नहीं, तुम्हारी मुलाजमा है वो भी। शायद एक हुमा के जाने के बाद तुमने दूसरी हुमा रख ली। मेरी अभी कुछ देर पहले ही उससे मुलाकात हुई है और हमारी दोस्ती भी हो गई है, लेकिन वो मुझे थोड़ी अजीब जरूर लगी। क्या कहा? तुमने हुमा को देखा? साइमा के मुंह से हुमा का नाम सुनकर नायला की तो जैसे गिग्गी ही बंद हो गई। क्या कह रही थी वो? नायला ने डरते डरते साइमा की जानिब देखा। अरे यार, हमारी ज्यादा बात नहीं हुई, मगर मगर तुम इतना क्यों डर रही हो? साइमा ने नायला को यूं डरता देखकर फौरन से उसके कंधे पर हाथ रखा। डरने की बात है साइमा, क्योंकि अब हुमा नाम की कोई भी लड़की हमारे घर में काम नहीं करती। मुझे तो लगता है कि हुमा की रूह लौट आई है। मेरी दादी कहा करती थी कि बाज औकात रूहें किसी वजह से मरकर दोबारा लौट आती हैं। ठहरो, मैं मम्मी को बता कर आती हूँ। इतना कहकर नायला डरते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। अरे अरे नायला, यार डरने की जरूरत नहीं। वो तो सचमुच की एक लड़की थी और मैंने तो उससे हाथ भी मिलाया है। साइमा की ये बात सुनते ही नायला जोर से चीखी। साइमा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हुमा नाम की कोई लड़की इस घर में नहीं है। इतना कहकर नायला ने साइमा का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए अपनी मम्मी के कमरे में ले आई। साइमा की सारी बात सुनने के बाद नायला की मम्मी ने रूहों वाली बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। बेटा, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलकर हाशिम से पूछते हैं। वो तो सारी रात गेट पर पहरा देता है। क्या कभी उसने किसी को घर में दाखिल होते हुए देखा है? मैं तुम लोगों की अभी तसल्ली करा देती हूँ। इतना कहकर वो तीनों ही चौकीदार के पास जा पहुंची, मगर सामने का मंजर देखकर उन सबके होश उड़ गए, क्योंकि चौकीदार खून में लथपथ था और उसका गला कटा हुआ था। किसी ने बड़े बुरे तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया था। ये मंजर देखते ही उन तीनों के अवसान खता हो गए और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चलो जल्दी करो, हमें पुलिस को इतला करनी होगी। जरूर कोई चोर डाकू घर में घुस आया है जिसने हाशिम का कत्ल किया और शायद अब हमें भी मार डाले। तीनों भागती हुई बंगले में दाखिल हुई, जबकि जुबैदा बीबी पुलिस को बार बार फोन करने की कोशिश करने लगी। जुबैदा बीबी ने काफी बार पुलिस थाने का नंबर डायल किया, लेकिन उसे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी घबराहट में जुबैदा बीबी ने गुस्से से फोन जमीन पर दे मारा, लेकिन जब रिसीवर जमीन पर गिरा तो उन्हें तब पता चला कि फोन की तार तो पहले से ही कटी हुई है। ओह माय गॉड, ये सब कब हुआ? कैसे हुआ? जुबैदा बीबी हैरत से चीखी। ओ मेरे खुदा, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। मम्मी, मम्मी प्लीज कुछ करे, नायला ने रोते हुए कहा। अचानक ही इन तीनों को राहदारी में किसी की चलने की आहट महसूस हुई। ये आवाज इतनी साफ और वाजे थी कि वो तीनों ही खौफ से सहम गई। बेटा, तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं अभी देख कर आती हूँ कि कौन है। जुबैदा बीबी ने डरते डरते साइमा और नायला को एक तरफ किया और कमरे से बाहर निकल आई, मगर बाहर कोई भी मौजूद न था। मैं कहती थी ना कि कोई भी नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए जैसे ही कमरे की जानिब मुड़ी तो अचानक उन्हें किसी नादीदा हस्ती ने एक बॉल की तरह हवा में उछाल दिया। वो उड़ती हुई सीधा दीवार से जा टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ फर्श पर आ गिरी। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि नायला और साइमा दोनों ही मुंह तकती रह गईं। जुबैदा बीबी का सर बुरी तरह से फट चुका था और सर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। वो फर्श पर किसी मछली की तरह तड़प रही थी। उनकी ये हालत देखकर साइमा और नायला खौफ से चीखें मारने लगी। उन दोनों के अलावा भी इस घर में कोई और मौजूद ना था, कि चौकीदार की लाश तो पहले से ही गेट पर मौजूद थी। देखते ही देखते जुबैदा बीबी की जान निकल गई और फिर अचानक से सारे कमरे की चीजें हिलने लगी। वो दोनों बुरी तरह से घबराकर कमरे से बाहर निकल आई
मगर उनके सामने कोई और मुंतजिर खड़ा था। ये हुमा थी जिसने साइमा से अभी कुछ देर पहले ही बात की थी। साइमा, ये वही हुमा है जो मर चुकी है। नाइला खौफ से घबराते हुए साइमा के कंधे से चिपक गई, मगर साइमा उसे क्या तसल्ली देती। खौफ के मारे वो दोनों ही वहां से भाग गई और घर में छुपने की कोशिश करने लगी, मगर उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। वो जहां भी जाती, नामालूम हुमा किसी न किसी तरीके से वहां पहुंच जाती। जब उन्हें छुपने के लिए कोई भी जगह न मिली तो आखिरकार दोनों थक कर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैं लौट आई हूं नाइला, मैं लौट आई हूं। हुमा की आवाज सुनते ही साइमा और नाइला पर कपकपी सी तारी हो गई, क्योंकि उनके सामने हुमा एक तेजदार छुरी लिए हुए ठीक उनके सामने खड़ी हुई थी। हुमा की रूह हवा की तेजी से आगे बढ़ी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकलकर नाइला की आंखों में पेवस्त होने लगी। देखते ही देखते नाइला बेखुद और बेहोश होकर फर्श पर ढेर हो गई। हुमा की रूह फौरन ही आगे बढ़ी और छुरी नाइला की गर्दन पर फेर दी। नाइला को यूं तड़पता देखकर हुमा जोर जोर से कह कहे लगाने लगी। मैं अपना बदला लेने आई थी, वो अब पूरा हो चुका है। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि मेरी बेगुनाही का सबूत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें इस दुनिया को बताना होगा कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना जुल्म किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। मैं अपना बदला लेने आई थी, सो वो अब पूरा हो चुका है। इतना कहकर हुमा कहीं गायब हो गई, जबकि साइमा नाइला की लाश से लिपटकर दाढ़े मार मार कर रोने लगी। मगर भला अब कुछ नहीं हो सकता था। उस रात को जब उन्होंने रूहों को बुलाया तो हुमा की भटकी हुई रूह, जो कि पहले से ही मौके की तलाश में थी, फौरन से वहां आ पहुंची और आखिरकार अपनी मौत का बदला लेने के बाद ही वहां से वापस गई। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।